नमस्कार। मैं डॉक्टर छाया गोयल आज फिर उपस्थित हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ। आज मेरी कहानी है अवलंबन का जाल। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को कहीं नहीं पहुंचाते, जिनकी कोई मंजिल नहीं होती, पर उन राहों पर चलने का सुख, या यूं कहें कभी कभी साथ चलने वाले हम सफ़र का साथ ही, भले ही वो अपना न हो, बेगाना हो, कुछ इतना सुखद लगता है कि इंसान उन राहों को छोड़ नहीं पाता। यही नहीं, उन राहों पर चलने के लिए वो न जाने कितनी ऐसी राहों को छोड़ आता है जो मंजिल तक पहुंचने या पहुंचाने वाली होती हैं। उन राहों को छोड़ने का दर्द उस समय तो महसूस नहीं हो पाता, क्योंकि मन किसी काल्पनिक खुमारी में डूबा होता है, पर महसूस होता है तब जब वो हम सफ़र भी अपनी मंजिलों में पहुंचकर कहीं खो जाता है और रह जाती हैं ये अकेली पथरीली राहें, पाँव में पड़े छाले, उन छालों से रिश्ता पानी, और कभी कभी न खत्म होने वाली लंबाई उन सुनसान राहों की। अनुजा ने एक झटके से डायरी बंद कर अपना सर उस पर कुछ इस तरह रख दिया जैसे वो बेहद थक गई हो। आंखों में छलक आए आंसू आंखों की कोर तक आकर जैसे ठहर गए। आज ये सब सोचने, महसूस करने और लिखने से क्या फायदा। अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगे आईने पर पड़ी और आंखों की कोर पर रुके आंसू जैसे बांध तोड़कर गालों पर बह आए। बालों में अब तो काफ़ी सफ़ेदी झांकने लगी है। समय की मार ने उसे असमय ही बूढ़ा बना दिया है। नहीं तो 40 साल की उम्र ऐसी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती। पड़ोस वाली चाची तो कहती हैं, अरे भाई अब तो ज़माना ही और है। 40 साल की औरतें ब्याह के लिए वो क्या कहते हैं, विज्ञापन निकलवाती हैं। अरे 40 की उम्र में तो हमने अपनी बड़ी बिटिया ब्याह दी थी। इतनी उदासी के बीच भी अनुजा के होठों पर लजीली सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसने तो 16 साल की उम्र से ही ब्याह का रंगीन सपना बुनना शुरू कर दिया था। हाँ, हाई स्कूल में ही तो थी वो, और उसके साथ ही था असीम। साथ पढ़ना, साथ खेलना और साथ ही सपने देखना। उनके मम्मी पापाओं में भी बेहद दोस्ती थी। दोनों ही मध्यम वर्ग के थे और मजाक में जब तब दोनों की शादी की बातें छेड़ दिया करते थे। पर उस दिन जब पहली बार पता चला असीम के बाबूजी को कैंसर है, और वो भी आखिरी अवस्था में, तो असीम कैसा बेहाल हो गया था। कोई और आधार नहीं था। बाबूजी के जाते ही जैसे उनका सारा परिवार मझधार में आ फंसा था। डॉक्टर बनना तो असीम और वो दोनों ही चाहते थे, पर अब जैसे असीम पर जुनून सा सवार हो गया था। बाबूजी की बीमारी के दौरान डॉक्टर, अस्पतालों, दवा और बीमारी के संपर्कों ने उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की जैसे जिद सी पैदा कर दी थी, पर कोई आर्थिक अवलंबन नहीं था। तब उसी ने अपनी किशोर बुद्धि से सुझाव रखा था, क्यों न वह कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले और असीम मेडिकल की पढ़ाई करे। है असीम चौंक पड़ा था। नहीं नहीं अनु, अभी तो हमारे तुम्हारे बीच कोई रिश्ता भी नहीं। मैं किस तरह तुम्हारी मदद ले सकता हूँ। वो मायूस हो गई थी। ये क्या कह रहे हो असीम, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं? क्या मन के रिश्ते से बढ़कर भी कोई रिश्ता होता है? आज सोचो तो हंसी आती है। शायद सारे ही रिश्ते इस बचकाने से रिश्ते से बड़े होते हैं। पैसे के रिश्ते, स्टेटस के रिश्ते, तन के रिश्ते, सभी सभी। तभी तो तभी तो इतने सारे लोग हैं असीम की ज़िंदगी में, पर वो कहीं भी नहीं है। तब पता नहीं
स्वार्थवश या उम्र का तकाजा था, असीम ने उसकी बात मान ली थी। और उसके बाद तो उसे याद ही नहीं कैसे दिन रात छोटी मोटी प्राइवेट स्कूल की नौकरी करते, ट्यूशन करते वो इस सरकारी मिडिल स्कूल की टीचरशिप तक पहुंची थी। साथ साथ बीए भी किया और सेकंड डिवीज़न में एमए भी। असीम की पोजीशन के बीच उसे कभी अपनी सेकंड डिवीज़न का दुख महसूस ही नहीं हुआ। घर वालों का विरोध, उनकी शादी कर लेने की जिद और न जाने क्या क्या, पर हर बाधा को किस सहजता से नकारती आई थी। एक ही लगन थी, असीम बड़ा डॉक्टर बन जाए। और असीम भी तो दिन रात उसे विश्वास दिलाता रहता था। वैसे आज सोचो तो समझ में आता है, उसके व्यवहार में नाटकीयता का पुट ज़्यादा था, लगाव का कम। ओह अनु, यू आर माई फर्स्ट लव। और पहला प्यार भी कोई भूलने की चीज़ होती है? जैसे जुमले वो जब तक उछाला करता। ये सब शायद कॉलेज के माहौल का असर था। वह पूछना चाहती, ये पहला प्यार तो क्या आदमी 2-4 प्यार भी करता है? पर चुप ही रह जाती। वह असीम के सामने हमेशा से ही खामोश हो जाती थी। वो खुद ही इतना बोलता था और अब तो कुछ अधिक ही बोलने लगा था। असीम का एमबीबीएस हो चुका था और वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता था। उसे लगता, आज नहीं तो कल असीम उसका हाथ थाम कर कहेगा, बस अब बहुत हो चुकी नौकरी पढ़ाई, अब घर बसाकर आराम से रहेंगे, छोटा सा गांव, छोटा सा घर, हम और तुम। पर कहाँ, असीम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद लंदन या अमेरिका, FRCS और न जाने क्या क्या। उसे लगता उसके ढेरों ख्वाब हैं, पर अब उसके सपनों से दूर होती जा रही है। ठीक भी तो था, इतने बड़े बड़े सपनों में उस छोटी सी स्कूल टीचर का भला क्या स्थान हो सकता था, जिसे अत्यधिक मेहनत ने समय से पहले ही बुढ़ा दिया था। सच ही तो इतने दिनों में उसने ढंग से शीशा भी नहीं देखा था। उसे लगा था मन का सौंदर्य सब कुछ है, पर असीम के पास अब शायद वो आंखें ही नहीं थी जो उसके मन के सौंदर्य को देख पाती, या थी भी तो अब उन पर दुनिया की रंगीनियों का चश्मा चढ़ गया था। तभी तो उस दिन कितना खुश था असीम, न कोई अपराध बोध न कुछ। कितने सहज तरीके से उसने वो बात कह दी थी। पता है अनु, डॉक्टर कश्यप की डॉटर ने खुद अपनी ओर से ऑफर भिजवाया है। किस किस बात का? उसके समझ में नहीं आया था। अरे शादी का, और क्या। हमारी क्लास के तो सारे लड़के जल भुन गए, एक से एक 30 मार्का बनते थे। बड़ी रिजर्व और घमंडी लड़की मानी जाती थी भाई। आखिर इतने बड़े डॉक्टर की लड़की है और इकलौती। तो क्या कह दिया तुमने? उसकी आवाज़ कांपने सी लगी थी, पर शायद असीम ने अपनी खुशी में इस कंपन को महसूस ही नहीं किया। अरे कहना क्या है, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा है। वो तो अभी शादी चाहते हैं, फ्लैट, कार, सब कुछ अभी, और पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही दोनों के लिए लंदन का टिकट। वहाँ से FRCS करके लौटते ही एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम डलवाने की बात। सच अनु, कभी कभी किस्मत हम पर एकाएक ही किस तरह मेहरबान हो उठती है। कहना चाहा, हाँ सीम, पर यह भी तो किस्मत का ही खेल है कि जब वो एक पर मेहरबान होती है तो दूसरे का जैसे मखौल सा उड़ाने लगती है। पर कहा कुछ नहीं, और असीम को उसके उत्तर की प्रतीक्षा भी कहाँ थी। वह तो अपने आनंद सागर में ही डूबा जा रहा था। और हाँ भाई, तुम्हारा भी तो हिसाब करना है माई स्वीट लव। अचानक उसके कान खड़े हो गए। देखे, तकदीर ने इस आंचल के लिए क्या सौगात तय की है। अरे हाँ, डॉक्टर कश्यप की बहुत पहचान है, बड़े बड़े लोगों से कह रहे थे तुम्हारी उन्नति हायर सेकेंडरी स्कूल में करवा देंगे, और अगर तुम MA कर लो ना दूसरे विषय में अच्छे डिवीज़न से, तो कॉलेज के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, तो तुमने उनसे मेरा जिक्र किया था? हाँ, वो पूछ रहे थे परिवार के बारे में, तो मैंने उन्हें बताया पिता के न होने से कैसे तुमने
सारा खर्च उठाकर मुझे पढ़ाया है, बड़े अच्छे आदमी हैं। कहने लगे, भाई पहले तो तुम्हें उसका सारा पैसा वापस करना चाहिए और फिर कुछ उसकी उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। हम भी तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। बस बस उसे लगा था दर्द से उसका सर फट जाएगा, वो पागल हो जाएगी। क्या सचमुच कोई इस कदर भी स्वार्थी हो सकता है? नहीं नहीं, उसे लगा था यह सब कुछ एक दुख स्वप्न है जो उसके जागते ही खत्म हो जाएगा। पर नहीं, सपना यह नहीं, सपना तो वो था जो वह आज तक देखती आ रही थी। रंगीन सपना जिसे यथार्थ की एक ही चोट ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। सपना भले ही टूट गया, पर वह नहीं टूटी थी, नहीं असीम की तरह सुख सुविधाओं के आगे झुकी थी। घर वालों के आग्रह, नाराजगी, सबको उसने सहिष्णुता और सहजता से झेल लिया। उसे भी आश्चर्य था, कैसे झेल लिया इतना सब कुछ उसने। उस बनावटी दुनिया से दूर इस छोटे से गांव में आकर अपनी वही टीचरशिप कर रही थी। शादी की इच्छा कुछ इस तरह मर गई थी कि चाहने पर भी वो अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं कर पाई। उसे लगता यह भी तो स्वार्थ का ही रिश्ता है। नारी को सामाजिक सुरक्षा चाहिए, पुरुष को घर संभालने के लिए, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक मशीन, और दोनों की सबसे सहज पूर्ति इसी रिश्ते में संभव है। और शायद इसीलिए यह संस्था बन गई है विवाह। स्कूल की नौकरी तो पेट भरने का साधन है, अपने बाकी समय में वह अनाथ बच्चों को पढ़ाती है, निस्वार्थ, जैसे अपने पहले किए स्वार्थ कर्म का प्रायश्चित कर रही हो। सच ही तो था, असीम की मदद करने में कहीं उसका स्वार्थ ही तो था कि बहुत बड़ा आदमी बनकर वह उसका अवलंबन बनेगा, सहारा बनेगा। पर बड़ा होने के साथ साथ वो कितना खोखला होता गया, ये उसने पल पल देखा और भोगा था। वह क्या उसका सहारा बनता, उसे तो खुद मजबूत सहारों की जरूरत पड़ने लगी थी। इसीलिए शायद उसने उसका साथ छोड़कर डॉक्टर कश्यप का मजबूत दामन थाम लिया था। धन्यवाद।